नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आरजे काव्य, ओहो रेडियो से, और हिलमेल और ओहो रेडियो की ये खास पेशकश, जहां पर तकरीबन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है जब हम कोविड के साथ साथ जो मौजूदा हालात हैं उनको लेके और हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और इस सीरीज में आज जिनसे हम बात करने वाले हैं, ये एक ऐसे लीडर हैं जिनको हम सब ने बचपन से देखा है, सराहा है, प्यार किया है, और उन्होंने भी हम सबको प्यार किया है इस उत्तराखंड की भूमि को। तो स्वागत कीजिएगा हरीश रावत जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत धन्यवाद जी। और साथ में मैं जोड़ने जा रहा हूं एडिटर हिलमेल अर्जुन रावत जी को। बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया काव्य। और आज हमारे साथ हरीश रावत जी हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिलमेल और ओहो की इस संयुक्त पेशकश में जुड़ने के लिए। ओवर टू यू काव्य। जी। सबसे पहले तो कोविड का ये वक्त है सर, पिछले 1.5 सालों से सबसे ज्यादा आई थिंक इस दशक में हैम्पर कोई किसी चीज से हुआ है तो वो इसी कोरोना वायरस से हुआ है। आपसे पूछना चाहूंगा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? घर पर सब लोग कैसे हैं? अब मेरा स्वास्थ्य पहले से शुक्रिया पहले काव्य। से मेरा स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, मगर इफेक्ट तो है उसके आफ्टर इफेक्ट जो कोविड के हैं। बल्कि तो पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं कोविड संक्रमण से जो लोग पीड़ित रहे हैं उस पर स्टडी होनी चाहिए, और उसका क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, उस पर भी विचार करना चाहिए। और हमारे राज्य में उत्तराखंड में हमको इस पर विशेष फोकस रखने की जरूरत है, क्योंकि कोविड से इस बार या तो ग्रामीण इलाके, रिमोट इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं, या हमारे जो अर्बन ऐसे सेटलमेंट थे जिनमें पिछली बार नहीं गया था, जहां गरीब लोग बसते थे। इस बार गरीब बस्तियों में भी कोरोना ने बहुत प्रभावित, बड़ा आक्रमण किया है। तो ये है, मैं अभी भी कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स मेरे स्वास्थ्य के ऊपर वो अब भी है। जी। रावत जी, आप उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से, चुनौतियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पिछली बार जब कोरोना की पहली जो वेव आई थी उसमें हमारे पहाड़ी इलाके इतने प्रभावित नहीं थे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा प्रभाव उधर देखा गया। आपको क्या लगता है, कहाँ पर क्या तैयारियों में कमी रही, या हम उस तरह से आकलन नहीं कर पाए, या अभी भी हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है? कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, पिछली बार जब हमारे प्रवासी भाई आए थे तो मैंने शुरुआती में वार्न कर दिया था। जैसे ही पहला जत्था दिल्ली से निकला था तो मैंने ट्वीट किया था कि उत्तराखंड के अंदर जितने एंट्री पॉइंट थे, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, टनकपुर, यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, इन विकास नगर, इन सब एंट्री पॉइंट्स पर हमको ऐसे कोविड जिनको क्वारंटाइन सेंटर कहा जा रहा था वो हमको बनाने चाहिए, ताकि जो लोग वहां से आ रहे हैं वो 5-7 दिन वहां रहें, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके ही हम गांव में भी। लकीली उस बार जो है उतना इफेक्ट नहीं रहा, कोरोना संक्रमण का गांव तक उतना नहीं पहुंच पाया। इस बार जो पहले की तैयारी थी उस तैयारी में कुछ जोड़ने के बजाय इस बार ज्यादा लापरवाही। इस बार कुंभ में जो लोग गए सबसे ज्यादा प्रभाव उधर देखा गया। हाँ, चाहे वो ऑफिशियल ड्यूटी पे गए, पुलिस के लोग, होमगार्ड्स के लोग, पीआरडी के लोग, या दूसरे लोग गए, तो उन लोगों को किसी तरीके की उनकी टेस्टिंग नहीं की गई और उनका टेस्ट नहीं करवाया गया। वो अपने साथ अंदर गांव तक लेकर के गए। जो लोग मार्केटिंग के लिए, उसके लिए नीचे के एरियाज में आते थे, वो लोगों को भी टेस्ट नहीं किया गया। जो नीचे से ऊपर जा रहे थे
उनकी भी कोई ट्रेसिंग नहीं रखी गई। आज हालत ये है कि दूर दराज पातो गांव है मुंशियारी, मैं सोच भी नहीं सकता कि पातो तक में कोरोना संक्रमित निकल गए, करीब 20-22 लोग कोरोना संक्रमित। तो ये जो हालत है कि इतनी दूर दूर तक हमारे गांवों में जो है कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है, वो चिंता का विषय है। बल्कि मैंने तय किया है कि जैसे ही मैं आजकल पंजाब की ड्यूटी में हूँ, जैसे ही यहाँ से ड्यूटी से निकलता हूँ तो मैं एक चक्कर कुछ गाँवों का देखूंगा कि आखिर सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, जो हमने उन लोगों को टाइम टू टाइम सजेशन दिए हैं, वो सजेशन कहीं धरती पर है भी नहीं। हमको मालूम है कि वहाँ बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं, लेकिन हम उनको टाइमली रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। मान लिया किसी व्यक्ति को थोड़ा ज्वर आ रहा है, पता चलता है, तो फौरन उसको हम फैमिली से अलग कर दें और उसको मेडिकल असिस्टेंस देनी शुरू कर दें, और उसके परिवार को भी मेडिकल असिस्टेंस पहुंच जाए, जो दवाइयाँ इत्यादि की किट है वो पहुंच जाए, तो वो संक्रमण फैलेगा नहीं, एक व्यक्ति तक सीमित रहेगा। और उसको फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी ला सकते हैं, उसको हम कहीं कोविड हॉस्पिटल से उन तक भी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन यदि हम उसको टाइम पर टेस्ट नहीं करेंगे तो वो पूरी फैमिली कोविड फैमिली हो जाएगी, पूरी फैमिली तक फैल जाएगा, फिर उनके संपर्क में जो आएंगे उनमें फैल जाएगा। क्योंकि गांव के अंदर सब बिल्कुल क्लोज गांव है, एक घर में 3-3 4-4 परिवार भी रहते हैं, तो ये सब चीजें जो है ध्यान में रख करके करनी चाहिए। बल्कि दो सुझावों पर मेरे सरकार गौर नहीं कर रही है। एक तो मैंने इनसे कहा था कि हर गांव में एक घर जो खाली पड़ा हुआ है उसके मालिक से बात करके उस घर को जो है आप आइसोलेशन सेंटर के रूप में डेवलप कर दीजिए। जिन जिन को कोरोना संक्रमण निकलता है 2-4 वहां बेड बना करके वहां उनको ला करके रख दीजिए, वहीं उनका ट्रीटमेंट करिए, ताकि वो अपने परिवार से अलग भी हो जाएंगे, परिवार के निकट भी रह जाएंगे। दूसरा मैंने कहा था कि आप प्रत्येक परिवार को, मैंने 1,000 रुपया कहा, अरे आप 1,000 न दीजिए, 500 दीजिए। आप कह रहे हैं लोगों से मास्क पहनिए, मास्क महीने में 5-7 मास्क तो चाहिए किसी को भी जो है, एक व्यक्ति को, परिवार जितना बड़ा होगा उतने मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, एक ही टॉयलेट होता है उसकी बराबर सफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है हार्पिक इत्यादि चाहिए, ताकि उसको साफ सुथरा रखा जा सके, गांव को सैनिटाइज किया जा सके, तो आप साबुन इत्यादि खरीद सके। हम पहले गांव में एक साबुन लाते थे, पूरा परिवार नहाता था। अभी कोरोना काल के अंदर परिवार के हर सदस्य के लिए एक एक साबुन लाना पड़ेगा। बाहर से देखने में बड़ी छोटी बातें लग रही है, लेकिन जब एक व्यक्ति जिसका कोई इनकम का साधन नहीं रह गया है उसके ऊपर यह अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, तो उस दबाव को दूर करने के लिए कौन काम करेगा। और उस परिवार के पास यदि 200-400 रुपया ऐसा होगा कि यदि मान लिया कोई संक्रमण हो जाए, किसी परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो उस पर वो खर्च कर सकेगा। नहीं तो वैसे ही उन्हें का बुखार है साहब, इसको जरा गर्म पानी पिला दो, इसको काली मिर्च का पानी दे दो, इसको सुला दो, उसी में सब रह जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा था कि हर परिवार के पीछे 500 रुपया दे दो और न 1,000 रुपया दे दो। आप ये 1,000 नहीं देना चाहते थे, 500 दे देते, लेकिन इन्होंने अमल कर ही नहीं रहे। ये हमारे दोनों सुझावों पर इन्होंने अभी तक अमल नहीं किया। वैसे कुछ गांव के लोग भी आप लोग हमारी बात पर कम अमल कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये जो तिमूर का दतौन है, तिमरू, गढ़वाल में तिमरू कहते हैं, कुमाऊं में तिमूर कहते हैं, इसका दतौन और इसके जो दाने हैं उसको 1-1, 2-2 दाने दिन में यदि चबाए कोई, तो वो भी कोरोना संक्रमण का जो ये वायरस है उसके लिए प्रतिरोधक का काम कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सैनिटाइजर है, उस सैनिटाइजर के बराबर तीक्ष्णता हमारे तिमूर के दाने में और उसके
दतौन में है। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि ये भी लाभदायक चीज हो सकती है हल्के फुल्के संक्रमण को रोकने के लिए, लेकिन अब कितना अमल कर रहे हैं लोग गाँव में, मैं नहीं। जी, आपने कहा रावत जी कि आपने सुझाव दिया। मैं हमेशा इस चीज को ऐसे मानता हूँ, मेरा अनुभव तो इतना है नहीं, बट हम आपको बचपन से देखते आए हैं और आप जैसे कुछ लीडर उत्तराखंड में जिनको सभी लोग प्यार करते हैं, भले ही वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों। मैं हमेशा ये सोचता हूँ एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते कि कितना अच्छा हो कि मान लीजिए आज किसी की सरकार है और आपका सुझाव है तो वो आपके एक्सपीरियंस से सीखें, या कल को आपकी सरकार आती है तो कोई और सुझाव दे तो आप उनकी बातों को अमल में लाएं। क्या वाकई में पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसा संभव होता है कि अगर कोई विपक्ष से अच्छा सुझाव है तो उसको एक हेल्दी मैनर में लिया जा सकता है अगर वो प्रदेश के हित में है? तो आपका एक्सपीरियंस नहीं, कैसा रहा है इन चीजों को लेके? मैं एक बात कहूंगा, मैं उसका ऐसा नहीं है जी कि हमको सुझाव दिए उन पर उन्होंने अमल नहीं किया। जी भले ही ठीक है, पॉलिटिक्स में आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं जी राजनीतिक कारणों से, लेकिन बहुत सारे सुझावों पर अमल किया है हमारे। जी और हमने सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए भी कहा, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस बैठक का उसको लाभ हुआ। हमने जी उनको अख्तियार दे दिया, हमने कहा भाई पूरे अख्तियार आपके पास हैं, आप सख्त कदम उठाइए। तो जो कर्फ्यू इत्यादि लगाया गया तो उसके पक्ष में पूरे राज्य की एक कंसेंसस दिखाई दी, तो उससे मुख्यमंत्री को ताकत मिली। तो जी वैसे ही बहुत सारे सुझावों पर उन्होंने हमारे अमल भी किया है। मैं खाली आलोचना के लिए आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन ये दो बुनियादी जो सुझाव थे मेरे, जिन जी पर उन्होंने अमल नहीं किया। अब ये सुझाव भी हम ही ने उनको दिया कि भाई आप ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले जितने वर्कर हैं, जिसमें रेवेन्यू वर्कर्स भी सम्मिलित हैं, उनको आप फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में तैयार करिए और उनके जरिए अलग अलग उनको काम सौंप करके वो कोरोना संक्रमण के मुकाबले के लिए खड़े हों गाँव के अंदर और गांव वालों के साथ मिल करके काम करें। तो हम जिस गांव में कोरोना संक्रमण होगा वहां ही उसको टाइम पर ट्रेस करके उसको कंटेन कर सकते हैं। किया सरकार ने उसको, लेकिन अधूरा किया। मैंने कहा एक दो घर भी छांटिए जिनको आइसोलेशन सेंटर के रूप में डेवलप करिए, नहीं किया। अब हमने 1,000 रुपया देने की बात कही, इसको नहीं माना। तो बहुत सारी बातें हैं जी जिनको अर्जुन जी। किया है, बहुत सारी बातें हैं जिनको नहीं किया। जी जी सर, एक सवाल ये कि पिछले मई का महीना जो था वो उत्तराखंड के लिए अगर कोरोना की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिसमें केसेस आए, सबसे ज्यादा मौतें हुई, वर्स्ट रहा। लेकिन अब हालात थोड़ा नियंत्रित होते नजर आ रहे हैं। आज हल्द्वानी में डीआरडीओ के 500 बेड का अस्पताल खुल गया है और ये इसलिए भी अहम है कि आगे तीसरी वेव की आशंका है, जिसको लेकर ये तैयारियां मानी जा रही हैं कि ये तैयारियां उस नजरिए से अहम हो जाती है। लेकिन आप क्या मानते हैं, अभी और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं इस समय, ताकि जब तीसरी वेव अगर आती है तो उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हो? ये आपके अनुभव, आपका जो अनुभव है उसमें। देखिए, हमने एक सुझाव बहुत पहले से दिया था, बल्कि दो सुझाव मैंने एक साथ एडवांस किए थे। एक तो मैंने कहा था कि सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरी तरीके से पावर सौंपे, उनको पावर देहरादून में न रहे, पावर अल्मोड़ा या पौड़ी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहे, उनको स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर काम डिसीजन लेने का अख्तियार दे दिया जाए। इसके साथ ही एक सुझाव मैंने उनको दिया था कि आप डीएम्स के पास एक अनटाइट फंड रखिए, जिसका इस्तेमाल जो है वो कोविड संक्रमण के दौरान जो है जो फौरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। अब मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ, जो एमपी एमएलए सब के साथ मिल करके रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इस समय तक बना हुआ है उसी को स्ट्रेंथन करके उनमें ये फैसिलिटीज दी, ताकि आदमी को प्रारंभिक, मैंने कोविड में देखा है जिसका इलाज 3-4 दिन में हो जा रहा है तो वो तो जल्दी ठीक हो जा रहा है। अब जैसे मेरा इलाज बहुत लेट स्टार्ट हुआ, मुझे मालूम नहीं पड़ पाया, तो
मुझको 17 दिन आईसीयू में रहना पड़ा और आज भी सफर कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग केवल इसलिए मर जा रहे हैं क्योंकि उनको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि नियरेस्ट पॉइंट पर मेडिकल एडवाइस मौजूद हो, मेडिकल असिस्टेंट मौजूद हो। तो उसके लिए डिस्ट्रिक्टों के अंदर मोबाइल वैन विद फुली मेडिकली इक्विप्ड जांच इत्यादि के साथ जिलों के अंदर खड़ी की जानी चाहिए, जो घूमती रहे और एरिया में मुनादी हो जाए कि भाई इस एरिया के अंदर आज मोबाइल उसकी वैन आएगी, यदि किसी को जो है इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आकर के चेक करा लें। तो उससे क्या होगा, टेस्टिंग हमारी बढ़ जाएगी। एक बार बीमारी की टेस्टिंग बढ़ गई तो फिर टेस्टिंग होगी तो ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये उसके लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और रूरल मोबिलिटी को, जिनमें मोबाइल वैन आदि जिनको हम एम्बुलेंस भी कह सकते हैं, वो बढ़ाई जाने की जरूरत है। और कुछ ऑक्सीबेड आप यदि आईसीयू बेड नहीं कर सकते, आईसीयू के लिए बहुत फैसिलिटी की जरूरत होती है, उसी स्तर के डॉक्टर्स भी चाहिए, लेकिन आप ऑक्सीबेड रख सकते हैं जहां नॉर्मल ऑक्सीजन दी जा सकती है और उसके लिए आप नर्सेस को और दूसरों को ट्रेनिंग करिए, उनकी ट्रेनिंग करवाइए। अब तीसरी लहर की बात की जा रही है, जब दूसरी लहर नीचे की तरफ आ रही है तो तीसरी लहर से पहले ये सारी तैयारियां जो कमियां दूसरी लहर में दिखाई दी है वो पूरी हो जाए। जी मैं जरा जल्दी पूछ ले, फिर मुझको, मैं एक मीटिंग से उठ के आया हूँ। जी प्लीज अर्जुन जी। ये तो रही कोरोना की बात सर। कुछ क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं, बहुत कम समय बचा है, उत्तराखंड की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन पर भी कुछ आपसे सवाल। कांग्रेस कितनी तैयार है सर विधानसभा चुनाव के लिए? अभी कोरोना की स्थितियां हैं लेकिन वैसे कितनी तैयार है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड के लोगों को तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल होती है, विशेष तौर पर रोजगार के मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल होती। इन्होंने उत्तराखंड के नौजवानों को छल दिया है, उनके साथ ज्यादती। और दूसरी, इन्होंने जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र थे, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितनी योजनाएं हमने स्टार्ट की थी, चाहे वो हमने खेती के क्षेत्र में प्रारंभ की थी या दूसरे क्षेत्रों में प्रारंभ की थी, उन योजनाओं को बंद कर दिया। आप लगाइए, जिस सरकार ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना बंद कर दी हो, जिन्होंने जल बोनस देने की नीति को बंद कर दिया हो, जिन्होंने मड़ुआ बोनस, दुग्ध बोनस जैसी स्कीमों को बंद कर दिया हो, जिन सरकारों ने मेरा वृक्ष मेरा धन, मेरा तब पेड़ लगाने पर बोनस देने की योजना को बंद कर दिया हो, तो उनको पेनलाइज करना ही करना चाहिए। क्योंकि जिन चीजों के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड के अंदर चीज होती है, एक तो यह असमानता जो हमारी आमदनी के बीच है। आमदनी हमने सबने बढ़ाई। मेरी समय में 1,13,000 का जंप 2.5-3 साल में पर कैपिटा इनकम में आया, लेकिन आज भी हम देश के अंदर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाले 3 स्टेट्स में थे, लेकिन गैप बहुत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकम बहुत कम है, कुछ क्षेत्रों में इनकम बहुत अच्छी है। तो इस गैप को कम करना है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने वाले, लोगों की आमदनी बढ़ाने वाली योजनाएं बने। उसी के लिए हमने ये बोनस आदि की योजनाएं प्रारंभ की, स्थानीय अन्न को, स्थानीय को बढ़ावा देने की योजनाएं स्टार्ट की, उनको इन्होंने बंद कर दिया। गांव को सड़क से, मुख्य सड़क से जोड़ना पहाड़ों में एक बड़ी समस्या है, ताकि लोगों के पास जो सामान हो उसको क्विकली वो सड़क के किनारे तक लेकर के जा सकें, वहां से मार्केट में जा सकें। उसके लिए हमने मेरा गांव मेरी सड़क योजना शुरू की। मेरे 1 साल जब मैंने स्टार्ट किया तो उसको 1 साल का मौका मिल पाया। 1 साल में
हमने शायद 278 या कितनी ऐसी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की सड़कें बनाई और उससे लोगों को बड़ी राहत हुई। इन्होंने उनको बंद कर दिया। हमने पानी को प्राकृतिक संपदा के रूप में लोगों की आमदनी का स्रोत बनाने की बात। हमने कहा वृक्ष लगाओ, चाहे आप चारा प्रजाति के वृक्ष लगाओ, चाहे फल प्रजाति के वृक्ष लगाओ। इन्होंने वृक्ष बोनस की योजना को बंद कर दिया, तो इसलिए इनको दंड मिलना चाहिए। रोजगार, बेरोजगारी की स्थिति ये है कि आप ये समझिए जब बहुत दबाव पड़ा इनके ऊपर, हमने बिजली विभाग में जो भर्तियां शुरू की थी वो 300-350 पदों पर हमने इम्तिहान करवा दिया, सब करवा दिया। इन्होंने उनको सबको कट करके 50-60 में ले आए। तो ये बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ किया ही नहीं इन्होंने। ये 5वां साल है इनको, इन 5वें साल में ये कुछ भी नहीं कर पाए। जबकि मैंने 3 साल के अंदर 32,000 लोगों को सरकारी बुला दिया, 32,000 लोग, और ये 3200 को नहीं बना पाए 5 साल। सर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका ये कहना है कि कांग्रेस में एकता नहीं है और सल्ट का जो विधानसभा उपचुनाव रहा उसका नतीजा इस बात की ताकीद करता है। तो इसको कैसे देखते हैं, इन आरोपों को कैसे देखते हैं? एक बात बताओ, हमें एकता नहीं है, हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं? वो सरकार में है, इतने के बाद एमएलए हैं, उनमें कहाँ एकता है? त्रिवेंद्र सिंह को क्यों बदला गया? एकता नहीं थी, झगड़ा था अंदर। अब तीरथ सिंह जी को लाए हैं तो वो अब भाजपा को तीरथ करवाने में लगे हुए हैं। खाली जो त्रिवेंद्र सिंह के फैसले थे उनको बदलने में लगे हुए हैं। तो क्या उनमें एकता है? उनके मंत्रीगण एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, क्या उनमें एकता है? तो भाजपा पहले अपने घर को देख। हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन भाजपा तो डेमोक्रेटिक पार्टी है नहीं। वहां तो संघ का डंडा चलता है। जब उनके वहां इतना झगड़ा है, हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे वहां तो वाद विवाद, बहस, अलग अलग विचार चलते ही चलते। सर आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँ, आपने क्योंकि चीफ मिनिस्टर चेंज करने की बात करी, अक्सर ये बात उठती है और हमारे लिसनर और व्यूअर जो देख रहे हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं, राजनीतिक जो अस्थिरता है पिछले 20 वर्षों में, जिस तरह से बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं, वो कितना हैम्पर करती हैं, हार्म करती हैं किसी भी स्टेट की ग्रोथ को? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, एक चीफ मिनिस्टर को 5 साल का वक्त मिलना चाहिए। मेरी सैकड़ों योजनाएं थी ऐसी हैं जो शुरुआती तौर पर अंकुरित ही हो पाई, वो बेल का रूप नहीं ले पाई, आगे नहीं बढ़ पाई, और उसके कारण उन योजनाओं का जो लाभ था वो लोगों को दिखाई नहीं। और नई दूसरी सरकार आई, उन्होंने उनको बंद कर दिया। जो हमारी जो योजनाएं मैंने 2014 में आते ही शुरू कर दी थी, वो तो चलती रही, क्योंकि उनको वो आगे बढ़ चुकी थी, वो बेल बन चुकी थी, एक वृक्ष बन चुका था, उसको तो वो नुकसान कर नहीं पाए। लेकिन जो 2016 में या 15 क्या आखिर तक में शुरू की वो योजनाएं बहुत आगे नहीं बढ़ पाई, तो उनको इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उसके साथ जनता का सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो नुकसान किसको होता है? पब्लिक को नुकसान। तो एक व्यक्ति को 5 साल का कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक अस्थिरता की जननी है उत्तराखंड में। पहली बार इनकी सरकार बनी, इन्हें 2 साल में 2 मुख्यमंत्री दिए, फिर 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए, दूसरी बार सरकार बनी, और इस बार भी 2 मुख्यमंत्री दे दिए हैं, और कह रहे हैं आप तीरथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, किसी और या किसी और को नेता के रूप में दिखाने का काम करेंगे। तो भाजपा क्या करती है, जनता जिस चेहरे को पहचान जाती है उस चेहरे को हटा देती है, जनता ताकि सवाल न कर सके कि तुमने क्या क्या किया। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री हो वो जो है 5 साल रहे, और वो 5वें वर्ष में जब चुनाव हो अपनी पार्टी को लीड करे, ताकि जब वो खड़ा हो तो उससे लोग सवाल कर सकें, मुख्यमंत्री जी 5 साल हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमारा ये काम या ये तुम्हारा वादा था, ये काम आगे क्यों नहीं बढ़ा? तो
ये लोकतंत्र में उससे अंकुश पैदा होता है। हमारे वहां मेरी सरकार को गिराने के लिए इन्होंने कितने अटेम्प्ट कर दिए, दल बदल तक करवा दिया। उत्तराखंड में पहली बार दल बदल हुआ, राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा, लेकिन अब उत्तराखंड की जनता को गुस्सा आता ही नहीं है। तो गुस्सा नहीं आएगा तो इस तरह के राजनीतिक दल आपके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जी, अगला सवाल आपसे अगर पूछूं, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए या एक हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए क्षेत्रीय दल कितने महत्वपूर्ण होते हैं? और इसी का पार्ट 2, आम आदमी पार्टी को आप कहां देख रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, क्षेत्रीय दल यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बने हुए हैं तो उनका अपना क्षेत्रीय दल जो है यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं और उस परिप्रेक्ष्य में उनका कार्यक्रम है तो उनकी बात तो समझ में आए, लेकिन खाली चुनाव के लिए कुछ क्षेत्रीय दल बन जाते हैं जिन्होंने उस क्षेत्र को समझा ही नहीं है, वो क्या कर पाएंगे? अब उत्तराखंड के अंदर मैं 55 साल से घूम रहा हूँ पहाड़ों, हर गांव गली घर को देखा है। मैं जितना मैं समझ पाऊंगा, कोई 15 दिन वाला या 55 दिन वाला या 555 दिन वाला व्यक्ति क्या उत्तराखंड को समझ लेगा? वो उत्तराखंड के लिए जो समझेगा नहीं, वो नीतियां क्या बना पाएगा? अब आप चुनाव के वक्त में एक पार्टी खड़ी कर दीजिए, कहिए कि हमारे पास तो बड़ी समझ है। अब क्या दिल्ली का मॉडल किसी दूसरे राज्य पर लग सकता है? हर राज्य का अपना मॉडल होता है, अपने विकास की सोच होती है। तो जिनके पास उत्तराखंड के विकास का कोई मॉडल ही नहीं है, जो कहीं और का मॉडल इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमने उत्तर प्रदेश का मॉडल उतारने के लिए इतना बड़ा संघर्ष, और अब हमारे ऊपर कहीं और का मॉडल थोपने के लिए कुछ लोग आ जाएं तो उनको कैसे स्वीकार किया जा सकता? तो इसलिए क्षेत्रीय दल वही जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच सकता है, कनेक्ट है, वो तो कुछ समझ में आती है। जिनका कोई राष्ट्रीय कनेक्शन नहीं है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं है, तो वो राजनीति, वो क्षेत्रीय दल स्थानीय लोगों के लिए भार आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने इसीलिए हमेशा राष्ट्रीय दल को पश्चय दिया है और उसका उत्तराखंड को लाभ भी मिला है। ऐसा नहीं है अब भाजपा की सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है, ऐसा नहीं है, कुछ कर रही है, क्योंकि उनकी एक राष्ट्रीय सोच है, लेकिन हमारी कंपैरिजन में जो है नहीं कर पा रही है, ये मेरी शिकायत। तो और ठीक है, फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर एक लास्ट सवाल सर आपसे, मेरा एक लास्ट सवाल है। किसी भी विधानसभा चुनाव में चेहरे के साथ जाना कितना महत्वपूर्ण होता है, और कांग्रेस क्या अगले विधानसभा चुनाव में किसी चेहरे के साथ जा रही है? और इसी में मैं सप्लीमेंट्री भी जोड़ दूं, क्या आप कांग्रेस का चेहरा अगले विधानसभा में होंगे? स्थानीय चेहरा होना चाहिए, क्योंकि जवाब कौन देगा? जनता किसको अपने काम के लिए उत्तरदायी मानेगी? पार्टी दूर रहती है और चेहरा सामने रहता है, और फिर व्यक्ति की अपनी सोच पर भी राज्य का विकास, राज्य का कल्याण बहुत कुछ निर्भर करता है। लोगों को स्पष्ट मालूम रहना चाहिए कि इसको मैं वोट दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इसकी ये सोच है, तो तब उस अनुसार जज करेंगे। कोई बेहतर सोच वाला होगा वो उसको चुनने का काम करेंगे। अब वोट देंगे मोदी को, सवाल पूछेंगे त्रिवेंद्र सिंह से, त्रिवेंद्र सिंह जी हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि भाइयों आपने तो मोदी जी के अखंड प्रताप में, अखंड आकर्षण में आपने वोट दिया, मैं तो आप सेवक हूँ, मोदी जी का भक्त हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझसे कोई विकास की जवाबदेही मत पूछो। और यदि आप हरीश रावत को वोट देते हैं, एक व्यक्ति विशेष को वोट देते हैं, चेहरे के रूप में वोट देते हैं, तो नियंत्रण मेरे ऊपर
पार्टी का होगा, लेकिन जो है मेरा जवाबदेही मेरी सीधी होगी, जनता से होगी। तो इसलिए दूसरा घोषित करना आवश्यक है। और बाकी जो आपका प्रश्न है वो जो है भविष्य के गर्भ में है। सर भविष्य गर्भ में है। संकेत आप सबसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। मैं आपको काव्य सर काव्य सर कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जस्ट एक बस आधा मिनट लगेगा। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भले ही आप लोग वैसे पॉलिटिकली विरोधी हों, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और आप एक दूसरे को पसंद तो करते हैं पॉलिटिक्स के अलावा। ऐसा कुछ है क्या? मैं तो तीरथ सिंह जी को भी पसंद करता हूँ, मैं उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को पसंद करता हूँ। देखिए, राजनीतिक विरोध अपनी खबर है और पारस्परिक सौहार्द अपनी हो गए। यदि राजनीति में सौहार्द नहीं रहेगा, जिसको भाजपा देश में खत्म कर रही है, देश में कटुता आएगी, उग्रता आएगी। राजनीति इंजन है, यदि इंजन गर्म हो जाएगा तो गाड़ी कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो इसलिए राजनीति के अंदर, राजनीतिक व्यक्ति के अंदर पारस्परिक सौहार्द रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग जो इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, आमतौर पे हम लोग 45 मिनट तक बात करते हैं, बट माननीय हरीश रावत जी को कुछ पर्सनल काम भी थे और बट उन्होंने समय निकाला आधे घंटे का। उन्होंने हमें पूर्व में ही बता दिया था कि आज कुछ मीटिंग्स हैं, बट क्योंकि वो शेड्यूल हो चुका था हमारा, तो उन्होंने कहा कि चलिए आपके दर्शकों के लिए आधे घंटे हम समय निकालते हैं। और कमाल की बात है, ठीक आधे घंटा ही निकाला उन्होंने। अर्जुन जी, क्या लगा आज की बातचीत? मैं सोच रहा हूँ आज क्योंकि दर्शक बहुत है, उनके सवाल हम ले नहीं पाए थे, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ करीब 250 लोग जुड़े हुए हैं जो लाइव देख रहे हैं और करीब 200 लोग कमेंट कर चुके हैं, उससे ज्यादा ही। 5-10 मिनट हम आपस में कुछ बातचीत कर सकते हैं। क्या लगा हरीश रावत जी से बात करके आज? ये तो जहां तक रावत जी से बात करके लगा, रावत जी कई मामलों में साफ कह देते हैं और उनका संकेत भी एक तरह से दिख गया है चुनाव को लेकर। उनकी इच्छा है कि पार्टी उनको ये जिम्मेदारी दे, लेकिन हालांकि उन्होंने अभी सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में उन्होंने ये बात, अपनी इच्छा जरूर जताई। और दूसरी बात, इस समय क्योंकि वो पंजाब में जो चल रही है उसको लेकर, क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी है, तो उसको लेकर वो व्यस्त है, जैसा कि उन्होंने पहले भी बता दिया था। और उत्तराखंड में जो ये बात सही है कि हरीश रावत जी के साथ वो अपने विरोधियों की तारीफ करने में भी गुरेज नहीं करते हैं। जब उनको लगता है कि जिस किसी मुद्दे पर तारीफ करनी होती है, तो तारीफ खुलकर करते हैं। त्रिवेंद्र जी के बारे काफी तारीफ की। तीरथ जी को भी जैसे उन्होंने बताया कि वो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आगे ये मित्रता कैसे क्या रंग लेगी, किस करवट जाएगी, देखते हैं। और आज हमारा सेशन सीमित रहा, उसका एक वजह हरीश रावत जी का व्यस्त होना, लेकिन शनिवार को हमारा जो निर्धारित समय है वो ठीक 7 बजे से है और वो 45 मिनट का सेशन रहेगा। काव्य जी बिल्कुल उस बारे में बात करेंगे। और एक जो इशारा उन्होंने, आई थिंक जहां से आपने ये बात पकड़ी कि लोकल चेहरा होने वाली बात, कि भाई पार्टी तो दिल्ली में बैठी है, लोकल चेहरा होना बहुत जरूरी है। आई थिंक वो बहुत अहम बात उन्होंने करी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और तभी क्षेत्रीय दलों की भी जरूरत आन पड़ती है या उस तरह के लीडर्स की। हालांकि 3-4 लोगों के मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप दोनों थोड़ी देर बात कीजिए। ये मेरे उस पे आए हुए हैं। आई डोंट नो, पता नहीं लोगों को शायद हमारे कार्यक्रम बड़े पसंद आते हैं, तो इन लोगों जी मैं देख रहा हूँ आपके पेज पे तो कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है इस समय। और कई लोग अब ये दरअसल एक योगेश जोशी कह रहे हैं आप कर्फ्यू में ढील मिलनी चाहिए, तो ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, एक काम शासन प्रशासन का होता है। और क्योंकि अभी भी कोरोना लहर धीमी जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी ये जो भी सरकार लेगी वो फैसला अपने अनुसार लेगी, उसको ही ये फैसला लेना। फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं 12वीं की उत्तराखंड में कैंसिल कर दी गई हैं, ये एक खबर है। सबसे अच्छी खबर यह है कि आज DRDO का हल्द्वानी में जनरल BC जोशी कोविड केयर सेंटर, उत्तराखंड के पहले ऐसे सैन्य अधिकारी जो थल सेना अध्यक्ष बने और उनको समर्पित किया गया है। ये आज इसका CM तीरथ रावत ने वर्चुअल उद्घाटन किया। ये एक अच्छी बात है, उत्तराखंड की अच्छी खबर। और खास बात यह है कि अब सरकार का जोर इस बात पर है कि हम कोविड की जो तीसरी लहर, जो जिसकी आशंका जताई जा रही है कि एक तीसरी लहर आएगी, तो
तो उसके लिए कम से कम उत्तराखंड में अब तैयारियां होने लग गई हैं, ये एक अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में भी अस्पतालों में जिस तरह से सुविधाओं में विस्तार की बात कर रहे हैं, सीएम एग्रेसिव दिख रहे हैं, सीएम सक्रिय दिख रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। कल उन्होंने नरेंद्र नगर में कोविड पेशेंट से जाए टीबी किट पहनकर कोविड पेशेंट से बात की। तो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, लगातार जहां जाते हैं वहां पे बात करते हैं मरीजों से। तो ये एक अच्छी बात है, ग्राउंड पर उतर रहे हैं, ये बहुत अच्छी एक पहल नजर आती है। उसके अलावा उत्तराखंड में आज जो उत्तराखंड की आज जो सबसे अच्छी खबर है वो बारिश। ये अचानक से आज दिन भर मौसम ऐसा रहा, बारिश रही, और अब थोड़ा मौसम थमता दिख रहा है। पहाड़ों में बारिश हो रही है। अल्मोड़ा से हमारे कई सारे कॉलर्स थे जिन्होंने बताया है कि अल्मोड़ा में बारिश हुई है आज खूब। तो ये उत्तराखंड का एक रैप अप था। फिलहाल आज हम अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा छोटा रहा, लेकिन नियमित तौर पर हमारा कार्यक्रम 45 मिनट का होता है। हिलमेल और ओहो रेडियो की कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में भी आपसे उत्तराखंड की कुछ राजनीति की जो जो चेहरे हैं, जो जिनको आप जानते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, उनको जोड़ें। और शनिवार को एक बड़ी अच्छी शख्सियत हमारे साथ लाइव होगी। आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि शनिवार को हमारे साथ जुड़े। काव्य। बिल्कुल। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा जुड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही कोविड को लेके जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली 8 तारीख के बाद में शायद थोड़ी बहुत ढील दी जा सकती है, लेकिन वो सब कुछ निर्भर करेगा हम लोगों के बिहेवियर पे, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक जब हम इस लड़ाई में, आई थिंक आज 52 दिन बाद सबसे कम कल केसेस उत्तराखंड में रिकॉर्ड किए गए थे, वो तभी संभव हो पा रहा है जब हम खुद पे काबू कर रहे हैं। तो प्लीज उस बात का बहुत ख्याल रखिए। देखिए, ये लड़ाई 1 या 2 महीने में तो खत्म नहीं होने वाली कोविड की। आप सब लोग समझदार हैं, जानते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अनुभवी लोग इस बात को कह चुके हैं। ये कुछ वक्त और चलेगी, लेकिन हाँ, चीजों में ढील तब मिल पाएगी जब आपका और हमारा बिहेवियर उस तरह से होगा कि हम में संक्रमण ना आए और हमसे किसी में न फैले। उन चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे, और साथ के साथ हमारी कोशिश है कि हमारे जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग हमारे जो भी एमपी एमएलए जो भी हमको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि इस वक्त पे वो सारे लोग भी ग्राउंड पे हैं और आगे इलेक्शन भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन चीजों को कवर करें। और एक जागरूक दर्शक होने के नाते आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, आपके सवाल, और अगली दफा जब चुनाव हो, आपके पास लोग आए, आपके जो एमएलए हैं वो आपके पास आए, तो आप उन्हें अच्छे सुझाव दें। कहीं पे गलत है तो उनको करेक्ट करें, कहीं पर अच्छा है तो उसके लिए शाबाशी भी दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें होती हैं। अदरवाइज इन लाइफ्स का कोई फायदा नहीं है कि हम बात करें, लोग आए, गेस्ट आए, आप 4 कमेंट करें और उसके बाद अल्टीमेटली हम वही करें जो हम सालों से करते आए हैं। तो देखिए, कोई भी राज्य, कोई भी शहर, कोई भी जिला तब बदलता है जब ओवरऑल सभी का माइंडसेट चेंज होता है, एक मतदाता से लेके जो मत मांग रहा है वो तक। और सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि पब्लिक जब सोचती है कि हाँ, हमें को कुछ बदलाव चाहिए या हमें कुछ बेहतर करना है, और उसकी शुरुआत हम और आपके घरों से होती है। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों से जुड़ के। जी, अंत में काव्य ये कि जैसे ही लॉकडाउन या कोविड कर्फ्यू जिसको हम कहते हैं वो खुलेगा, तो हम लोग एक ओहो रेडियो और हिलमेल एक ग्राउंड जीरो एक शो लेके आएंगे जल्दी ही। और उसमें हम उत्तराखंड के जो जमीनी मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करेंगे। और ये हम दर्शकों को एक टीजर दे रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ शो ला रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन उसके लिए पहले आप सभी को घरों में रहना है, ताकि हम लॉकडाउन जल्द से जल्द खोल सके। और लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत सारे कार्यक्रम आप हिलमेल और ओहो रेडियो पर सुनेंगे भी और देखेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शनिवार शाम 7 बजे एक बार फिर मुलाकात होगी हिलमेल और ओहो रेडियो की तरफ से। इस प्रोग्राम में आप लोगों से मिलेंगे। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।